हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द बोर्स एटॉमिक थ्योरी। सो आप लोगों की प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी और हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल डेवलपमेंट्स भी देख लिए हैं, काफ़ी सारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमारा हुआ है। सो कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट आप लोगों को सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, साइड बाय साइड वी आर स्टार्टिंग विद दी सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दी बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे बोर्स के पॉस्टुलेट। सो बोर ने कुछ फैक्ट्स दिए, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए जो कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सो रदरफोर्ड की थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट। सो वो चीज सबसे पहले यहाँ स्टार्ट की बोर ने कि जो एटम होता है वो कैसा होता है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं भाई, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो एक के अंदर दूसरा सर्कल आता है। ठीक है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से एक सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, वो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो बोर ने भी यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता, जो एटम होता है उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स नाम दिया था, है ना, ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स की ये क्या है, देखो ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 है ना। जो पहला शेल है उसको नाम दिया n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है n इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो सर्कल्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, सॉरी, ये जो ऑर्बिट्स हैं, हर ऑर्बिट की हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है और अपना रेडियस है। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स्ड एनर्जी है हर ऑर्बिट की और एक फिक्स्ड रेडियस है। सो अगर मैं बात करूं n इज इक्वल्स टू 1 की, तो उसके लिए एक फिक्स्ड रेडियस की वैल्यू भी है और एक फिक्स्ड एनर्जी है इस शेल की। मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस शेल में मूव करना है ना, रिवॉल्व करना है किसी इलेक्ट्रॉन को इस शेल में, तो उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, राइट। अगर उसको n इज इक्वल्स टू 2 में रहना है तो उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और हर ऑर्बिट का अपना एक रेडियस भी है ना, मतलब कि सेंटर से डिस्टेंस फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये बात कही थी बोर ने, और उन्होंने बोला कि इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स। सो आगे क्या बात हुई कि अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, क्यों वो इलेक्ट्रॉन, जो रदरफोर्ड वाली ड्रॉबैक थी कि वो फॉल कर जाता है, वो क्यों नहीं फॉल करता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये विद टाइम ना तो एनर्जी को लूज करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, मतलब उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है और वो अपना खुश है इस एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, खुशी से अपना आराम से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइम के साथ ना एनर्जी लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। ठीक है, सो सबसे पहला पोस्टुलेट लिख लेते हैं कि जो दैट the electrons are present in the circular orbit, in the circular orbit of fixed radius and energy. The electrons are present in the circular orbit of fixed energy and radius
ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। अब हम बात करें कि मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना तो एनर्जी को लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स will not lose or gain energy with the time, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो एनर्जी को लूज कर रहा है और ना गेन कर रहा है विद टाइम, तो फिर क्या होगा कि वो उसी अपने फिक्स्ड वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो इन शेल्स को इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड with time. So विद टाइम, सो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं और ना गेन कर रहे हैं विद टाइम। सो जब वो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को ना लूज कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं विद टाइम, तो वहां से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, वहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टेशनरी स्टेट्स का या अलाउड एनर्जी स्टेट्स का। इस बार बोर्ड ने दो नए नाम दिए इन ऑर्बिट्स को। वो क्या थे कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ना गेन कर रहा है और ना लूज कर रहा है ना, तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं वो उसका क्या है, स्टेशनरी स्टेट। वो क्या है उसका, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट, ठीक है, अलाउड एनर्जी स्टेट। अब फर्दर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें फिर क्या बताया गया कि अब क्या हो सकता है, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है। अब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाय चांस कहीं से एनर्जी गेन कर ले, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाय चांस एनर्जी गेन कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्साइट कर लेगा। पढ़ा था ना हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा, तो वहीं से देखो आप कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं कह रही हूँ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन ने कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अगर इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्साइट कर देगा, है ना, अपने आप को एक्साइट कर लेगा और चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मतलब जितनी एनर्जी इसने गेन करी होगी, एब्जॉर्ब करी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वाले स्टेट में जाएगा, है ना। तो लेट्स से इसने एनर्जी गेन की और ये पहुंच गया n इज इक्वल्स टू 4 में। कहाँ पहुंच गया, n इज इक्वल्स टू 4 में। सो ये क्या हुई इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये क्या थी इसकी ग्राउंड स्टेट, और अभी कहाँ पहुंच गया है, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट कहाँ होती है, जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, और एक्साइटेड स्टेट जहां वो जाता है ना। सो अब क्या हुआ, ये पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। अब ये बात आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है ना। तो अब ये क्या करेगा कि एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है। अब लेट्स से मेरा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये अब इसने एनर्जी गेन की, तो तब ये दूसरे एनर्जी शेल में जा सकता है। या क्या हो सकता था कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है यही वाला n इज इक्वल्स टू 2 वाला, लेट्स से ये क्या करता, ये चला जाता n इज इक्वल्स टू 1 में और कर देता एनर्जी को एमिट आउट, है ना। तो वो क्या होता, एमिशन। तो वैसे इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स एनर्जी स्टेट में रहता है, लेकिन वो दो कंडीशन में अपने एनर्जी स्टेट से निकल सकता है, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और पहुंच जाए एक्साइटेड स्टेट में, या फिर वो एनर्जी को एमिट करे और पहुंच जाए अपने लोअर एन वैल्यू में, लोअर एनर्जी शेल वैल्यू में, ठीक है। तो ये बताया हमें बोर्ड ने। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है और बहुत अच्छे से समझ आई है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि क्या है, जो कि है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो ये जो, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला पॉइंट कि
जब जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जा रहा है एक्साइट होकर या एनर्जी को एमिट करके, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया गया कि जब एनर्जी का जो चेंज है, मतलब कि लेट्स से मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल्स टू 5 से चला गया n इज इक्वल्स टू 7 में। सो अगर वो n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 7 में गया, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी, कुछ एनर्जी n इज इक्वल्स टू 5 की होगी, कुछ एनर्जी n इज इक्वल्स टू 7 की होगी। तो इसकी एनर्जी लेट्स से E1 है और इसकी एनर्जी E2 है। ठीक है, तो मेरा जो एनर्जी का डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 वो इक्वल हो जाएगा h न्यू के। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, h न्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेट्स सी। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वांटाइजेशन ऑफ angular momentum अब ये क्या होता है? सो क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, है ना। सो अब ये बोला गया कि जो हमारे एनर्जी शेल्स है ना, एनर्जी स्टेट्स है ना, उनका क्या है, उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। ठीक है, उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। पहले देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है जब मोमेंटम आपको पता है mv होता है, और जब वो हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ में होता है तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम। आपको बेटर पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvr। सो एक एक्सप्रेशन लिख रही हूं मैं, nh/2π। ये क्या है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। सो बोर्ड ने ये बताया कि जो हमारा एनर्जी स्टेट होता है उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट एंगुलर मोमेंटम इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड फॉलो दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा जहां पर n जो होगा, n होगा एक होल नंबर। ठीक है, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। n क्या है, शेल का नंबर है ना, शेल का नंबर है, तो शेल का नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही हो सकता है। अच्छा हाँ, मैं अगर बात करूं कि शेल जो है वो कैसा ट्रांजिशन शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड, है ना। कंटिन्यूअस नहीं कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस कर रहा है ना, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो n इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट हो सकता है, या तो n इज इक्वल टू 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है। क्या वो 1 और 2 के बीच में कहीं होगा? नहीं। ठीक है, 3 और 4 के बीच में होगा? नहीं। तो या तो वो n इज इक्वल टू 1 के बीच 1 में होगा, या तो n इज इक्वल टू 2 में होगा। तो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है या डी एक्साइटेशन है वो क्या है, हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी इन डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि क्वांटाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब याद रखना, वरना ना बहुत कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसे लगता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है, इतना भारी भरकम सा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब, हम क्वांटाइज्ड का मतलब बोल रहे हैं फिक्स्ड है। ठीक है, तो हर शेल का अपना एक एंगुलर मोमेंटम है। अब वो क्या फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है वो हम इससे पता कर रहे हैं। लेट्स से मेरा इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है दैट विल बी इन n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर वो n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर प्रेजेंट है तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। तो वो क्या होना चाहिए, h/2π का मल्टीपल होना चाहिए। तो n क्या है, 1, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, 1 पुट कर दी। तो क्या ये nh/2π को फॉलो कर रहा है? है ना। तो मतलब कि अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होना चाहिए, तभी वो n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर रह सकता है। अब मैंने क्या बोला, n इज इक्वल्स टू 2, तो mvr इज इक्वल्स टू
NH/2 इस बार मैंने n की वैल्यू को क्या रख दिया 2, तो n की वैल्यू को जब मैंने 2 रखा तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई h/पाई, है ना। तो NH/2 लेकिन अब क्या होगा, कई बार वो आपको क्वेश्चन में ना ये दे देता है कि आप ये बताइए कि h/पाई एंगुलर मोमेंटम अलाउड है या नहीं है ना। तो हम कई बार नो लिख देते हैं क्योंकि हमें लगता है वो h/2 का मल्टीपल नहीं है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखो हमें समझ जाना है कि h/2 का 2 का मल्टीपल होगा, तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 रखी होगी तो ये दोनों आपस में कट डाउन होकर h/पाई बचा होगा, है ना। तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो अलाउड, है ना, कट हुआ है तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गई हमारी n=2 के लिए वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं n=3 के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होनी चाहिए 3/2 ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी ये क्या है NH/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। आई होप मेरी बात क्लियर है कि ये क्या बोलना चाह रहा होता है इस वाली स्टेटमेंट से, दैट द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और कैसी वैल्यूज व्हाट टू से अलाउड नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यूज अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी चीज का एंगुलर मोमेंटम है 3/8 h/पाई, है ना, ये आ रहा है। लेट्स से मेरे पास कोई वैल्यू ये आ रही है, क्या ये एक अलाउड एंगुलर मोमेंटम वैल्यू है? लेट्स चेक, ठीक है। तो क्या होगा, आप बोलोगे 3 और h को, मतलब मैं क्या कर रही हूँ h/2 लिख देती हूँ अलग से, तो h/2 हटाया, यहाँ से 2 हटाया, तो व्हाट इट विल बी 4, है ना। तो आप देख रहे हो कि जो मेरी h/2 के आगे जो मल्टीपल लगा है दैट इज 3/4 हो रहा है ना मिसमैच। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्या ये कोई होल नंबर है? क्या ये 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर दे रहा है? नहीं ना। तो जब ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो ये अलाउड भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि ये क्यों अलाउड है, ये क्यों अलाउड नहीं है। तो हर एनर्जी स्टेट की अपनी एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम वैल्यू है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात कर रहे हैं बोर की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। So now let's discuss about the some numerical portion of Bohr's model, जहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं रेडियस को, ठीक है। सो रेडियस के बारे में बोर ने क्या बोला कि रेडियस जो होता है ऑर्बिट का वो क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो रेडियस के बारे में देखने के लिए हम सबसे पहले कुछ फोर्सेस को समझ लेते हैं, कुछ बारे में कुछ बातें, है ना। तो हमने पढ़ा था कि ये इस तरीके से हमारे पास मॉडल होता है ना, और ये हमारे पास है बीच में न्यूक्लियस, और इन रेडियस के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अगर मेरी बात समझो, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, राइट। सो अगर मैं बोलूँ कि कौन कौन से फोर्सेस हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बताया था कि कूलम फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट, बताया गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर, है ना। सो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर, सो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उसके बाद अब और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनके बीच में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा होगा, बाहर की साइड एक फोर्स लगता है ना, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर के साइड कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। आपने फिजिक्स में काफी बार पढ़ा होगा। तो अंदर के साइड में अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो अंदर के साइड में क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की साइड क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स FC
सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या है, इक्वल होंगे, है ना, ये भी होता है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि इनके बीच में क्या था, इनके बीच में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ अंदर की साइड कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, अंदर की साइड, और इनको बैलेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कहाँ से ली है, सेंट्रीफ्यूगल से पता चलेगी ना, दैट विल बी mv स्क्वायर बाय आर, राइट, mv स्क्वायर बाय आर। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ई क्या होता है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, राइट, mv स्क्वायर बाय आर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो k है ना, मैं इसको रब कर रही हूँ। सो यहाँ से मैंने लिख दिया k, और मैंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, और चार्ज Q2 दैट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो जाएगा, Ze, है ना, क्या हो जाएगा, Ze। तो अब उसके बाद में डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू है mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर। अब क्या करो, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r इज इक्वल्स टू k e स्क्वायर z डिवाइडेड बाय m v स्क्वायर, है ना, यही आ रही है r की वैल्यू, ये आ गई। अब क्या करो, अब हमने अभी भी एक एक्सप्रेशन पढ़ा था बोर थ्योरी में, दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 nh बाय 2 पढ़ा था अभी अभी, है ना। तो nh बाय 2 इस वाले एक्सप्रेशन में क्या करो, यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो, v is equals to nh by 2 pi m r, आ गया 2 pi m r। अब क्या करो, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो, पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में जाकर इसको हमने किया था 1, सो 1 के अंदर पुट कर दो, ठीक है। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से पुट करोगे तो r इज इक्वल्स टू k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर, है ना। तो v स्क्वायर की जगह आपको इसका स्क्वायर करके लिखना है, ठीक है। तो मैं वही लिख रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। करके देखो, यही आ रहा है एक्सप्रेशन, है ना। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो और r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर, फोर, है ना, 4 तो है ही, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ 4 पाई स्क्वायर, उसके बाद m स्क्वायर से m स्क्वायर और ये m कट हो जाएंगे, और यहाँ पर m, उसके बाद r स्क्वायर से आ गया r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर रह गया, n स्क्वायर h स्क्वायर रह गया। अब देखो इधर भी r स्क्वायर और इधर भी, तो r की वैल्यू निकाल लो, r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर m, है ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से r इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं उन कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख रही हूँ। सो एच स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 क्या है, 4 कॉन्स्टेंट ही हुआ, पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ठीक है, बच गया क्या, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। पहले मैं टर्म्स बता देती हूँ, इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। एन क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी शेल का नंबर है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल। उसके बाद एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट,
पाई पाई के क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट, क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट। उसके बाद जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर। उसके बाद ई, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। और उसके बाद बात करें मास, सो मास किसका ले रहे हैं हम, बात किसके बारे में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने ले लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो कांस्टेंट 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे कांस्टेंट को लिख दिया और यहाँ आ गया n²/z²। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके जब आप सारे कांस्टेंट्स को कैलकुलेट कर लोगे फिर आएगी 0.52 n²/z, n²/z। ये वैल्यू आई आपके पास, जहां पर उन्होंने बोला दैट r इज इक्वल्स टू a0/n², n²/z है ना। तो अब देखो z क्या है, एटॉमिक नंबर, मैंने बताया z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो z यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन के लिए बोला, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल्स टू a0 z है ना। a0 n² है ना, a0 n²। तो जब मेरे पास a0 n² आ गया, सो यहाँ पर a0 क्या है, a0 इज इक्वल्स टू 0.52 in angstrom, right, in angstrom. So this is the value of हमारा 0.52 एंगस्ट्रॉम। अब देखो हमने क्या बोलना है कि हम हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी स्टेट के बारे में निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी स्टेट के लिए आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, ए नॉट के इक्वल विच इज इक्वल्स टू 0.52 है ना, 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पर यही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस ये जो वैल्यू आई है ना 0.52 एंगस्ट्रॉम, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं बोर्स रेडियस, क्या बोलते हैं, सॉरी, बोर्स रेडियस, ठीक है। हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी स्टेट का रेडियस इज 0.52 एंगस्ट्रॉम और इसको हम बोलते हैं बोर्स रेडियस। आई होप आपको ये रेडियस वाला पार्ट इज क्लियर। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था। तो यहाँ इन दोनों के बीच में था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज K(Q1Q2)/r²। उसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए हम बात करने वाले थे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जब इक्वल होते हैं तो विच इज इक्वल्स टू mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू यही होती है mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया Fe इज इक्वल्स टू FC, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि K(Q1Q2)/r²। अच्छा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या होगा, देखो इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि इसको यहाँ इस साइड फोर्स कर रहा है। अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की साइड क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r। तो इधर पुश करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। तो हमने यहाँ, तो अब क्या होगा कि K सी, तो अब क्या है कि K(Q1Q2)/r² जो कि Fe है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv²/r। अब इसके बाद यहाँ पर K मैंने ऐसे ही लिख दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज Ze, और उसके बाद क्या हुआ r² और mv²/r। अब यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल ली। r की वैल्यू आने के बाद अब एक एक्सप्रेशन था जो हमने बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, वहां से मैंने वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और यहाँ v² करके पुट कर दिया यहाँ इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद r की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ठीक है। r की वैल्यू, सारे कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर लिख दिया, n² by z बचा, जहाँ पर n इज द नंबर ऑफ शेल, और यहाँ
z विच इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब मुझे जिसका भी रेडियस निकालना है जिस भी एटम के लिए, तो उसका एटॉमिक नंबर मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे Li 3+ का निकालना है, तो अगर मुझे Li 3+ का निकालना है तो यहाँ पर मैं z की वैल्यू रखूंगी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, अब यहाँ पर 0.52 आया इन सबको सॉल्व करके, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम। और फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन के लिए द रेडियस इज 0.52 एंगस्ट्रॉम विच इज द बोर रेडियस। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं टुवर्ड्स द वेलोसिटी। सो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए हमने एक फैक्टर पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, है ना, पढ़ा। अभी हमने यहीं से वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, वैसे ही कर लेते हैं nh/2πmr। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी की वैल्यू ये आई है, यहाँ पे r दिख रहा है आपको, जो भी हमने रेडियस निकाला था, है ना, पूरा एक्सप्रेशन आया था, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, r की वैल्यू को। सो इज इक्वल्स टू nh/2πm, r की वैल्यू क्या है, n²h²। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या रहा है, 4π² kZe²m, राइट। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। सो अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 यहां से कट हो जाएगा, ये 2π kZe² m, सॉरी नहीं m तो कट हो जाएगा, 2π kZe² डिवाइड बाय nh, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, है ना, ये क्या आ गया हमारे पास वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। सो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। अब यहाँ से क्या करो, कांस्टेंट्स को लिख लो बाहर, वही पहले की तरह। तो v इज इक्वल्स टू 2π ke² डिवाइडेड बाय nh, से हमने यहाँ लिख दिया h, और यहाँ क्या बच गया n और z, है ना, तो z/n। तो यहाँ से आप जब ये सारे कांस्टेंट्स को सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁶ z/n। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ आप एटॉमिक नंबर डाल देंगे, यहाँ नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट डाल देंगे, जिसके लिए भी आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम कुछ बात समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम रेडियस के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, तो अगर आप रेडियस को देखो तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², है ना, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। सो जब मतलब कि इससे मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है। बोर मॉडल को एक्सप्लेन कर पा रहा है ना, यही तो बोला था बोर ने कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ये एनर्जी स्टेट्स है। तो जैसे जैसे शेल दूर जाता जा रहा है, रेडियस भी बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। तो जैसे जैसे किससे बढ़ रहा है, बाय n² फैक्टर से, है ना। तो मतलब जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी की बात करें तो जैसे जैसे हम शेल से दूर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हमारा n की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। मतलब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि n की वैल्यू बढ़ रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, है ना। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब हम आगे की साइड जाते हैं, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 10 की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द रेडियस एंड वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एनर्जी। So अब हम स्टार्ट करें विद द एनर्जी। सो
एनर्जी के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं वी अप्लाई द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम और v। अभी हमने थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी वेलोसिटी की, तो वहां से मैं v को पुट कर रही हूँ और उसका कर रही हूँ स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, 2 पाई के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन एच, है ना? यहाँ से कर दिया मैंने इसका स्क्वायर। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम, सॉरी सॉरी सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अब क्या करो, इसे सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ एम, पहले तो स्क्वायर लिख लो, 2 टू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना? इसके बाद अब इसे कर लो सिंप्लीफाई, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m divided by n square h square. This is the formula for kinetic energy. This is the expression for kinetic energy. अब हम बात कर रहे हैं आगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। So potential energy is equals to minus of k q1 q2 by r, right? So यहाँ पर आ जाएगा माइनस के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze डिवाइड बाय आर। आर के लिए भी हमने थोड़ी देर पहले भी रेडियस की वैल्यू निकाली थी, तो वही यहाँ पर करनी है पुट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर के एन, राइट? ये कर दिए मैंने वैल्यू पुट। अब क्या करो, इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास -4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं आगे टोटल एनर्जी की। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, मैं हटा देती हूँ। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा, तो मैं वो पुट कर देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। ये किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ से तो प्लस है, ठीक है? प्लस नेगेटिव में है पोटेंशियल एनर्जी, देखो क्या है, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है? सही एक्सप्रेशन। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप ये 2 को हटा दो, इधर से -4 हटा दो, पूरा एक्सप्रेशन चेक करो, सेम पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है? तो सब सेम है। तो अब मुझे क्या हुआ, ये तो आ गया कॉमन और अंदर क्या रह गया, -4 + 2। सो -4 + 2 क्या होता है, -2। सो यहाँ से एक्सप्रेशन बचा -2, क्या, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m डिवाइड बाय n स्क्वायर बाय h स्क्वायर, which is our total energy.
सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया टोटल एनर्जी के लिए। सो इस तरह से हमने तीनों एनर्जीज को कर लिया है कैलकुलेट, है ना, तीनों के लिए देखिए एक्सप्रेशन। अब इन तीनों एक्सप्रेशन को यूज करके हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को देखना है, वो देखते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम किया, वी की वैल्यू वेलोसिटी निकाली थी अभी अभी, वो पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर करके ये वैल्यू आई। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया और ये वैल्यू आ गई। पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस के क्यू 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 वन क्यू टू बाई आर। सो वहां से माइनस के इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई, उसके बाद एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये आर की वैल्यू जो भी हमने रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था वहां से आर की वैल्यू लिखती, और ये हो गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद बात करते हैं टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, दोनों को ऐड किया। सो यहाँ पर क्या हो रहा था, सारी चीजें कांस्टेंट थी, कॉमन थी, मैंने दो सारा लिख लिया, उनको कॉमन ले लिया, और अंदर क्या रह गया -4 + 2 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आ गए मेरे पास तीनों के लिए एक्सप्रेशंस। अब मुझे इनका देखना है रिलेशन। लेट्स सो एवरीवन, यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं तीनों एनर्जीज के एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ जब मैंने तीनों एक्सप्रेशंस को लिख लिया है, अब मुझे देखना है इनमें क्या क्या रिलेशन है। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखो, तो इन दोनों के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करो, पाई स्क्वायर के स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ई टू द पावर 4 ई टू द पावर 4 एम एम, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, पूरा सेम है, देखा, पूरा सेम है। सो अगर आप देखोगे, मैं क्या कर रही हूँ, इन्हीं कॉन्स्टेंट्स को लिख देती हूँ, है ना, I square k square z square e to the power 4 m divided by n square h square, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। डिफरेंस क्या है अगर हम पोटेंशियल और काइनेटिक में देखें, सो काइनेटिक एनर्जी में 2 है और पोटेंशियल एनर्जी में -4 है ना। तो मतलब कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 2 रहने देती हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने -2 लिख दिया। तो यही है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, देखो, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2, और ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो -2 काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वो है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच के रिलेशन के बारे में, ठीक है। सो अब देखो पूरा एक्सप्रेशन इससे है ना। तो सबसे पहले मैंने वही किया, लिख दिया I square k square z square e to the power 4 m divided by n square h square, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी। सो अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी में से क्या करूं, -2 मैंने ऐसे ही रहने दिया और इस पूरे एक्सप्रेशन को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। यही है मेरी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये देखो 2 ऐसे ही लिख दिया, और ये पूरा एक्सप्रेशन मैच करो टोटल एनर्जी के इक्वल है, राइट। सो यहाँ से आ गया मेरे पास टोटल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में देख रहे हैं, द रिलेशन इज वेरी सिंपल। ये देखो एक्सप्रेशन वही पूरा सेम है, मैंने वही लिख लिया, I square k square z square e to the power 4 m divided by n square h square, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है ना, और ये है, तो 2 भी ऐसा ही है हमारे पास, 2 भी दोनों में है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन की जरूरत है मुझे। और अगर मैं क्या करूं, नेगेटिव साइन लगाऊंगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं ये साइन लगाऊंगी तो क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेक कर लीजिए,
है ना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में एक नेगेटिव साइन लगा दूं तो वो टोटल एनर्जी की इक्वली बन रही है। सो ये है आपके पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस जहां से जो कि हमने कर लिए हैं डिराइव, हमें पता चल चुका है, ठीक है। ये तीनों ही एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज अबाउट द एनर्जी। मैंने क्या किया, बस दोनों एनर्जी के एक्सप्रेशंस को ना कंपेयर करते गए, रिलेशंस आते गए इसमें, ठीक है, रिलेशंस आते गए इसमें। सो इस तरह से मैंने कर लिए हैं तीनों एनर्जी के एक्सप्रेशंस को डिराइव। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई हैं। थोड़े काफ़ी सारी कैलकुलेशंस थी और बहुत सारी डेरिवेशंस हम लोगों ने की, बट आप ध्यान से देखिए, स्टेप वाइज चलिए, बातों को फॉलो कीजिए, आप लोग को इजीली ये बातें समझ आएंगी। सो हम लोगों ने अभी अभी एनर्जी का ये एक्सप्रेशन डिराइव किया है ना। सो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा ये आया, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने रेडियस और वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट्स को निकाल कर एक वैल्यू ली, वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पर भी सारे कांस्टेंट्स को आप निकालोगे और उनकी वैल्यू को देखोगे तो क्या आएगी, -2.18, -2.18, और यहाँ से देखो सारे कॉन्स्टेंट्स निकालने के बाद क्या बचेगा, z² और n²। सो सॉरी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z² by n², ठीक है। सो सारे कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आई है, एंड देन z² by n², और ये वैल्यू है आपकी इन जूल, इसमें है जूल, ठीक है, जूल में। याद रखना, वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओ सॉरी, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ है, जूल में। दूसरी वैल्यू है En इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू z² by n², ठीक है, क्या, -13.6 इंटू z² by n²। ये हमारी जो वैल्यू आई है। अब आप बोलोगे दो वैल्यूज कैसे हैं, तो मैंने इसीलिए बोला कि यूनिट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये वैल्यू है जूल में और ये वाली वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी की दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। वन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बस यूनिट का डिफरेंस है, अदरवाइज ये भी एनर्जी की वैल्यू है, दूसरी ये वाली, ठीक है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप देख रहे हो एनर्जी जो है वो नेगेटिव में आ रही है ना। सो एनर्जी नेगेटिव में क्यों आ रही है, एनर्जी नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि आप एक बात मानो कि जब हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का अच्छा होल्ड होगा, ठीक है। अब कोई पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा, मतलब एक तरीके से उसकी एनर्जी जीरो है ना, अगर वो न्यूक्लियस से काफी दूर है तो उसकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल जीरो। उसके ऊपर कोई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, है ना। तो जब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो एक तरीके से एनर्जी इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। अगर कोई पार्टिकल इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है तो उसके ऊपर एनर्जी क्या हो जाएगी, एक तरीके से जीरो हो जाएगी। तो अगर एनर्जी जीरो हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन पास में है ना, तो वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना, पास में रहने के लिए। तो वर्क कौन कर रहा है, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन, है ना, ताकि वो उस न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्टेड रहे। तो अगर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, है ना। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी विल बी लेस देन जीरो, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन किसी इंफिनिटी शेल में प्रेजेंट है दैट विल बी लेस स्टेबल कंपेयर टू जो कि इलेक्ट्रॉन के पास वाले शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट दी सम क्वेश्चंस। एक और बात, अगर कोई आपको बोलता है कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी एनर्जी के इक्वल ही होती है, ठीक है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी पूछ लिया जाए तो डोंट कंफ्यूज, आयनाइजेशन एनर्जी भी यही होती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें रेशो फाइंड आउट करना है रेडियस का। हाइड्रोजन एटम है जिस हमें रेडियस रेशो फाइंड आउट करना है बिटवीन द सेकंड ऑर्बिट एंड द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि एटम तो सेम ही है हाइड्रोजन का, है ना। सो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेडियस का फॉर्मूला जो था वो क्या था, ठीक है। तो रेडियस के फॉर्मूला में जब हम लोगों ने सारे कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व किया था उसके बाद आपको ये वाला एक एक्सप्रेशन मिला था n²/z, है ना, जहां पर आपको ये मिला था कि r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के और डिवाइडेड बाय z, है ना, ये आपको मिला था एक्सप्रेशन, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। बस अब आपको क्या करना है, एक बार इसके लिए अप्लाई करो सेकंड ऑर्बिट के लिए, ठीक है। सो रेडियस इन सेकंड वाला ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा आपके पास, कितना हो जाएगा n² by z। n² क्या है, मैं अभी क्या कर रही हूँ ना,
रेडियस इन सेकेंड ऑर्बिट ले रही हूँ एज R1 और रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट ले रही हूँ एज R2, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, R1 बाय डिवाइडेड बाय R2, है ना। सो R1 क्या होगा, R1 क्या होगा, n स्क्वायर बाय z। सो n स्क्वायर बाय z किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है। और दूसरा भी इसके नीचे जाएगा ना इस बार। सो n2 का स्क्वायर डिवाइड बाय z, ठीक है। तो z अगर आप देख रहे हो तो z तो दोनों के लिए सेम है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, दोनों का एटम तो सेम है हाइड्रोजन, तो z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R1 डिवाइड बाय R2 क्या होगा, n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या है, n1 मतलब n1 क्या होता था, नंबर ऑफ शेल, है ना। सो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, 2। So 2 square divided by 3 square which is equals to 4 divided by 9। तो रेशियो क्या आ गया, 4:9, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। सो इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वेयर द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 0.85 नैनोमीटर, ठीक है। तो 0.85 नैनोमीटर रेडियस दिया हुआ है। सो हमने क्या किया था, जब हम वेलोसिटी एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे थे तो हमने देखा था ना ये वाला फॉर्मूला, फॉर एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 ठीक है। ये था हमारे पास, ये आपको याद है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो यहाँ से, nh डिवाइड बाय 2 ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। बस अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, अब आपको क्या करना है, सॉरी वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, mr, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, बस अब आपको यहाँ से फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 4, h is Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second divided by 2 into pi 3.14, ठीक है, इंटू मास। मास किसका, जिस भी पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35, ठीक है। उसके बाद r, सो रेडियस इज गिवन टू अस 0.85। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर, हमें उसको मीटर में रखना पड़ेगा, राइट। सो मीटर में रखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई, है ना, नैनोमीटर है, सो 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। सो कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए था, ठीक है। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, ये वाला फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रहेगा ही ना, क्योंकि बोर पोस्टुलेट्स तो आपको याद है, और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, दैट द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, है ना, इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद है, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकालोगे, बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बस सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा आंसर ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ आपको एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गिवन है ऑफ हाइड्रोजन एज -1.312 into 10 to the power 6 over n square जूल पर मोल, ठीक है। सो आपको फर्स्ट पार्ट है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करने का, हम पार्ट वाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, आपको ये एनर्जी दी है, ठीक है ना, पर आपको क्या करना है, अपना एनर्जी वाला फॉर्मूला एक बार लिख लो। आपने क्या किया था, En इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था z स्क्वायर के डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये रिलेशन हमें याद है ना, ये तो हमें याद है कि z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि हमें फर्स्ट एक्साइटेशन की बात करनी है हाइड्रोजन एटम के अंदर। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, n इज इक्वल्स टू 1 में, है ना, फर्स्ट ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या है, n इज इक्वल्स टू 1। अभी बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब पहला एक्साइटेशन उसने कहाँ किया होगा, n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 में, है ना, n इज इक्वल्स टू 2 में उसका फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ होगा। तो आपको पता चल गया कि आपके लिए एक बार n क्या है 1 और एक बार आपके लिए n क्या है 2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओ डेल E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, राइट, यही होगी आपके लिए एनर्जी। सो एनर्जी आपको गिवन है एज दिस, है ना, तो यहाँ पर लिख दो
312 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय, देखो z स्क्वायर तो सेम ही रहने वाला है ना, z स्क्वायर तो सेम ही रहेगा हाइड्रोजन के लिए 1, सो n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक बार 1, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया E2 है ना, तो पहले मैं 2 वाला लूंगी, तो 2 स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस क्या करोगे, माइनस का 1.312 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो इस बार n की वैल्यू क्या होगी 1, सो 1 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर आप ये लिख दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, उसको आप कर लेना। ठीक है, सो इस तरह से आप डेल्टा ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। सो सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, है ना, एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने में जो एनर्जी यूज होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब क्या है कि इस बार जो मेरा एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना, तो E2 माइनस E1 करते हैं। अब यहाँ E2 क्या होगा, E1 तो क्या हो गया आपके लिए, E1 तो आपके लिए क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम है, तो कहां से निकालोगे, E इज इक्वल्स टू 1 से ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे, राइट। लेकिन फाइनल एनर्जी लेवल क्या होगा, आपको कहाँ पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ, इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दे रहे हैं, तो बाहर कब निकलेगा, तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए E इन्फिनिटी माइनस E1, है ना। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर है। E इन्फिनिटी मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ही भेज दे रही हूँ, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जहां न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का कोई अट्रैक्शन ही नहीं रह गया, ठीक है। सो इसलिए E इन्फिनिटी माइनस कहाँ से जाएगा, E1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, n इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने इसलिए ये वाली वैल्यू पुट की। आई होप ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब E इन्फिनिटी है, अब E इन्फिनिटी क्या होता है, अभी जब हमने डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया कि E इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कोई होल्ड ही नहीं रहा है, तो E की वैल्यू विल बी 0, उस वहां तक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो गया हमारे लिए 0 माइनस E1। E1 क्या है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइडेड है, माइनस 312 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय, अब आप क्या लगाओगे, n स्क्वायर तो लगाओगे, z तो आपके लिए क्या हो जाएगा, z स्क्वायर तो आपके लिए हाइड्रोजन है तो 1 ही हो जाएगा, और n स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1.312 इंटू 10⁶, ठीक है, इंटू 10⁶, और एनर्जी किस में आ रही है, जूल पर मोल, जूल पर मोल में। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना पड़ेगा यूनिट्स को, है ना, जरूर लिखना, मार्क्स होते हैं इनके भी इफ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया, आयनाइजेशन एनर्जी। सो हम लोगों ने पूरे बोर मॉडल को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट इट्स लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस में फर्स्ट ड्रॉबैक है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब कि वो जो लाइट स्पेक्ट्रम है ना हमारे पास, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, उसके अंदर कुछ टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस आ रही हैं, उन लाइंस को बोर कुड नॉट एक्सप्लेन, तो ये था उनके मॉडल का फर्स्ट drawback, ठीक है। So the first drawback is Bohr could not explain the finer details of hydrogen spectra, ठीक है। सेकेंड क्या है कि जो हमारा बोर मॉडल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, नॉट फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए नहीं है। अच्छा, हम बोल रहे हैं मल्टी के लिए नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। He पॉजिटिव, He में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। वहां से मैं कह रही हूँ He पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना। सो मैंने He में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉन है। Li2 पॉजिटिव, Li3, ठीक है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, बचा कितना, एक।
तो इस तरह की सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये मॉडल इज एप्लीकेबल. सो दिस मॉडल is not applicable for multi-electron species. ठीक है. Now the third one. So for the third one, Bohr could not explain about the Zeeman effect. Zeeman effect क्या होता है? Zeeman effect होता है splitting of spectral lines in presence of magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से स्प्लिट होती हैं फर्दर, वो नहीं बता पाए थे वो. ठीक है. सो ही could not explain about Zeeman effect. और Zeeman effect क्या होता है? Zeeman effect क्या होता है? Splitting of spectral lines in presence of magnetic field. ठीक है. Presence of magnetic field. Similarly, Bohr could not explain about the Stark effect. अब ये Stark effect क्या है? Stark effect होता है splitting of spectral lines in presence of electric field. यहाँ क्या था? Zeeman effect में in presence of magnetic field. और जब हम बात करें in presence of electric field, that will be Stark effect. So he could not explain about the Stark effect. Or what is Stark effect? It is the splitting of spectral lines in presence of electric field. ठीक है. And the last limitation is he could not explain that how molecules are formed with the help of chemical bonding. ठीक है. तो he could not explain about the shape of the molecule भी हम कह सकते हैं. ठीक है. So he could not explain about the chemical bonding. ठीक है. So these were the limitations of Bohr model. ठीक है. आई होप आपको बोर मॉडल बहुत अच्छे से समझ आ गया है. काफी सारी प्रैक्टिस की नीड है यहाँ पर और काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना. एंड आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.